नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपको एक घटना के बारे में बताऊं उससे पहले एक सवाल। सोचिए, रात में पूरा परिवार घर में सोया हो, तभी कोई पूरे इलाके की लाइट काट दे और फिर घर में आग लगा दे। आप इस पर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ये हुआ है, जहां घरों में सो रही महिलाओं और मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। मामला राजनीतिक हिंसा से जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार निशाने पर है, ममता बनर्जी निशाने पर है। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही है, जबकि ममता बनर्जी बीजेपी शासित राज्यों की घटनाओं की याद दिला रही है। उधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र किया। पश्चिम बंगाल के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हो रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति अपना दुख जताया और उम्मीद भी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। उधर हिंसा का ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने कल 2 बजे तक राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है और गवाहों को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार पश्चिम बंगाल ऐसी राजनीतिक हिंसा की भेंट क्यों चढ़ता है? हमारी कवर स्टोरी मास्टर स्ट्रोक की आज इसी सवाल को उठाती हुई। हिंदुस्तान में हिंसा तो खूब होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई ये हिंसा ऐसी थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। इन घरों में सोमवार की रात को लोग सोए हुए थे, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। तभी किसी ने आग लगा दी। 8 लोग जलकर मर गए। सवाल ये है कि सोए हुए लोगों को जिंदा जलाने की साजिश आखिर किसने रची? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों और महिलाओं को सोए हुए में ही जिंदा जला दे, वो भी इतनी बेरहमी से कि जब शव बरामद हो तो उनकी पहचान ना हो पाए कि कौन महिला है और कौन पुरुष। কি অবস্থা দেহগুলো সব পুড়ে ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, তবে পায়ের আঙুল দেখছি, আঙুল দেখে এগুলো সব চিন্তা হয়েছে। মুখের আকার নাই, মুখের আকার নেই, পুড়ে গেছে। মহিলা পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না না। ये घटना पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई है। बीरभूम के रामपुर हाट के बोगतुई गांव में यह हिंसा हुई। सोमवार की रात को सोए हुए लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस नरसंहार में 8 लोग की मौत हो गई। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या हुई थी। आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए यह हिंसा की गई। आरोपी और मृतक दोनों एक ही समुदाय के हैं। ये बताया जा रहा है कि पिछले 30 साल से ये गांव 2 गुटों में बटा हुआ है। लेफ्ट के समय में गांव के दोनों ही गुट लेफ्ट समर्थित थे, लेकिन अब तृणमूल समर्थित हो गए हैं। लड़ाई अभी भी जारी है। সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কেউ খুন হোক? এরা যারা সরকারে থাকে না, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য এই চক্রান্তগুলো করে আমাদের বিরুদ্ধে, যাতে আমাদের বদনাম হয়। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না। আগামীকাল আমি নিজেও যাব। घटना पश्चिम बंगाल में हुई, इसीलिए तुरंत बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बंगाल से लेकर दिल्ली बीजेपी सक्रिय है और ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है।
को दबाना चाहती है। हम डिमांड करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे। बंगाल की सार्विक स्थिति आप देखें तो कश्मीर की तरफ जा रहा है। कई सालों से वहाँ लगातार इस प्रकार नरसंहार हो रहा है, मास किलिंग हो रही है। आज तो ये स्थिति है, लोग गांव छोड़ करके भाग रहे हैं। सरकार की कंट्रोल से बाहर हो रही परिस्थिति, इसीलिए 356 की दावी आ रही है। लोगों के आंखों के सामने बीरभूम का घटना जो घटा है रामपुर हाट में, जिनको घर जलाया गया है और बाहर से कुंडी डालकर वहाँ अंदर लोगों को मारा गया है। अब ये भी शक हो रहा है, पुलिस कहीं बोल रहा है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं तो यहाँ पे लोग मरे नहीं, तो क्या बाहर से मार के उसके बाद यहाँ दफन करने के लिए आए थे? हल एकमात्र है प्रेसिडेंट्स रूल। उधर ममता बनर्जी दूसरे राज्यों के उदाहरण देकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश में है और इस घटना पर पर्दा डालने में जुट गई हैं। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। কই উন্নয়ন নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश হয়, गुजराते হয়। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए शुभेंदु अधिकारी आज घटना स्थल पर जाना चाहते थे। वो गांव तो पहुंचे, लेकिन जहां घटना हुई वहां उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। भारी संख्या में उनके साथ पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था। गांव में दाखिल होने से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। शुभेंदु और बीजेपी के बाकी नेताओं को घटनास्थल तक जाने नहीं दिया गया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी और बाकी बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। बहुत दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है। आरोप है कि इस घटना के बाद से गांव के बाकी लोग भी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी डर गए हैं। हाँ, आतंक का माहौल चल रहा है और इस माहौल में पूरे गांव खाली पड़ी हुई है। ये शर्म की बात है कि सरकार ने इतने निरीह लोगों को मरने दिया। पुलिस वाले खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, गांव के लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए और इस केस को एनआईए और सीबीआई को दे देना चाहिए। इससे पहले आज सुबह सीपीएम के एक डेलीगेशन ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। इसका नेतृत्व मोहम्मद सलीम कर रहे थे। इस घटना में ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। भले ही उन्होंने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया हो, लेकिन बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पहली बात है कि जो गांव है, गांव के लोग काफी आतंक में हैं। बिल्कुल सन्नाटा पसरा पड़ा है, क्योंकि कई लोगों से बात की, वो लोग गांव छोड़कर चले गए हैं कि रात को क्या होगा। फिलहाल तो मेरे आप पीछे देख पा रहे हैं कि काफी पुलिस है, पुलिस व्यवस्था है, और लेकिन ये जो गांववासी है काफी आतंक में है। उनका कहना है कि जब तक पूरी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती वो लौटेंगे नहीं। और ये बात बताना चाहूंगी कि कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाली है रामपुर हाट, ये बोक्टोई ग्राम। उससे पहले ये पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोग काफी आतंक में हैं। रूमा पाल, एबीपी न्यूज, रामपुर हाट। और समझ लीजिए कि ये मसला अभी खत्म नहीं होगा। ममता बनर्जी 3 अलग अलग राज्यों का नाम लेकर अपने राज्य में हुई घटना से पर्दा जो है वो नहीं कर सकती हैं। अब जरा आगे बढ़ते, उत्तराखंड की सरकार में कौन कौन शामिल हो गया है, क्योंकि 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को यूपी के लिए बेहद अहम दिन रहने वाला है। आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में करीब 50 बेहद खास घरानों को आने का निमंत्रण भेजा है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया है यह आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड में आज
क्या हुआ उसकी जानकारी दे देती हूं। आज उत्तराखंड की सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बन गए हैं। उसमें आपको आगे ये बता दूं कि 8 मंत्रियों ने आज इस कार्यक्रम में शपथ ली, जिसमें सतपाल महाराज मौजूद थे। सतपाल महाराज के साथ वो तमाम दूसरे विधायक भी थे जो दौड़ में आगे थे कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली सरकार में आपको ये बता दें कि जो लोग विधायक थे और मंत्री थे, आज वो भी शपथ लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। उनमें से देखिए एक और नाम आया सुबोध उनियाल का, जो कि नरेंद्र नगर से विधायक है, पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहे थे। चंदन रामदास बागेश्वर से विधायक है, 4 बार लगातार वो चुनाव जीते और पहली बार मंत्री बन रहे हैं। धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक है, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे और उन्होंने इस बार भी शपथ ली है। रेखा आर्य, आपने इनको भी सुना होगा, ये भी बड़े कद्दावर तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी। सोमेश्वर से ये विधायक है और पिछली सरकार में महिला बाल विकास मंत्री थी। आज इन्होंने भी शपथ ली, शानदार पहाड़ी लिबास में वो दिखाई दी थी। सौरभ बहुगुणा, ये सितारगंज से विधायक है और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। पहली बार ये मंत्री बन रहे हैं, इन्होंने भी शपथ ली है। गणेश जोशी, जो कि मसूरी से विधायक है, पिछली सरकार में उद्योग विकास मंत्री थे। गणेश जोशी ने भी आज मंच से गोपनीयता की शपथ ली। प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से विधायक है, विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन मंत्री पहली बार बने हैं, इन्होंने भी शपथ ली। तो ये तो आपको उत्तराखंड के सरकार की तस्वीर, वहां कौन सा जिम्मा संभालने वाला है और कौन कौन अब धामी के साथ राज्य को आगे ले जाने वाला है देखा। अब जरा योगी के शपथ की क्या है तैयारी, आपको बता देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की बात करनी है। पिछली सरकार में ही सीएम योगी ने वादा किया था कि वो यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इन्विटेशन दे दिया है। वजह यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का मकसद पूरा करना। चैलेंज कितना बड़ा है, मुश्किल कितना है, इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए। पच्चीस मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घराने की उपस्थिति रहने वाली है, जिनकी मदद से योगी अपने एक बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का ये सपना है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाया जाए। वो कई मौकों पर न सिर्फ इसके बारे में बता चुके हैं, बल्कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को $1 मिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने के साथ साथ उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स में, यानी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस दिशा में एक बेहतर पहल को एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को आज यहाँ पर अंतिम रूप देने का कार्य किया गया है। यूपी में चुनाव जीतने के 5 दिन बाद ही योगी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा गंभीर कदम उठा दिया। 15 मार्च को सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए एक RFP यानी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया। यानी एक तरह से देश भर के कारोबारियों को आमंत्रित किया गया है यूपी में निवेश करने के लिए। यूपी सरकार की तरफ से जो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, उसमें ये सारे कारोबारी घराने बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया है। इसीलिए 25 मार्च को योगी के शपथ ग्रहण में देश के करीब 50 कारोबारी घरानों को आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इसमें टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, ITC ग्रुप,
पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप, फ्लिपकार्ट और आईजीएल ग्रुप भी शामिल है। पीएम मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मिशन को आगे बढ़ाने में योगी आदित्यनाथ भी जोर शोर से लगे हुए हैं। इसीलिए योगी की ताजपोशी में कई उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्हीं में से एक है रिलायंस इंडस्ट्री। मुंबई के नरीमन पॉइंट में मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेकर चेंबर है और यहीं पर रिलायंस इंडस्ट्री के सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी बैठते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी से नीरज अंबानी योगी की ताजपोशी के लिए लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बड़ा सवाल लेकिन ये है कि क्या 5 साल का वक्त काफी है इस टारगेट को हासिल करने के लिए? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। अब धीरे धीरे वो पुरानी स्पीड पर आ रही है, लेकिन तब भी चुनौती आसान नहीं है। अगर अभी यूपी की अर्थव्यवस्था देखें तो ये करीब 19 लाख करोड़ की है। 5 साल बाद साल 2027 तक इसे 1 ट्रिलियन यानी करीब 76 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का टारगेट है और ये टारगेट बेहद मुश्किल रहने वाला है क्योंकि 2014 में यूपी की अर्थव्यवस्था थी 9.4 लाख करोड़ की। अभी यानी 2022 में ये बढ़कर 19.1 लाख करोड़ की हो गई है। यानी हकीकत ये है कि पिछले 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 गुनी ही बढ़ पाई है। यानी साफ है कि सिर्फ 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी को हासिल करना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि 8 साल में इकॉनमी सिर्फ 2 गुना ही बढ़ी है। तो फिर अगले 5 साल में 4 गुना बढ़ाने का टारगेट असंभव ही नजर आता है। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले 2 साल तो कोरोना की वजह से नुकसान में ही निकल गए। हालांकि पिछले 5 साल की बात करें तो सीएम योगी की तरफ से राज्य में इंफ्रा, रोजगार बढ़ाने और विदेशी निवेश के लिए काफी कोशिशें की भी गई है और उनकी इन कोशिशों का असर दिखा भी है। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ा है। साल 2017-18 में विदेशी निवेश करीब 578 करोड़ रुपए था। साल 2018-19 में ये घटकर सिर्फ 234 करोड़ पर आ गया, लेकिन साल 2019 और 21 में इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ और विदेशी निवेश 5,758 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। योगी सरकार की कोशिश विदेशी निवेश और ज्यादा बढ़ाने के साथ देसी निवेशकों को भी अपनी तरफ खींचना है और iसीलिए सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में देश के नामी गिरामी कारोबारी ग्रुप्स को बुलाया गया है, जिससे ये संदेश जाए कि यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए यूपी सरकार बेहद गंभीर है और ये सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी का टारगेट $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो फिर देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से यूपी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इसके लिए पुरजोर कोशिश करते हुए दिख भी रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में फायदा होगा बल्कि इससे यूपी की जनता को भी फायदा मिलेगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का असर ये होगा कि राज्य में गरीबी घटेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, पर कैपिटा इनकम यानी लोगों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। अगर योगी सरकार अगले 5 साल में ये लक्ष्य हासिल कर लेती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी और इस मॉडल का इस्तेमाल दूसरे राज्य भी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तान डे यानी वो दिन जब पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था। हैरानी होगी आपको, लेकिन पाकिस्तान में भी एक दिखावे का संविधान है। इमरान खान भले ही अपनी उल्टी गिनती गिन रहे हो, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आ रहा है। इस परेड में पाकिस्तान ने आज एक झांकी निकाली। उसमें आतंकवादी बुरहान वानी और अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर लगी हुई थी।
आज फिर ये साबित हो गया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। वो आतंकवाद को पालता है, उसे बढ़ावा देता है। सोचिए, जो अपने संविधान दिवस की परेड में आतंकवादियों की तस्वीरें खुलेआम लगाता हो, वो आतंकवादी नहीं तो और क्या है। कश्मीर पर कब्जे का पाकिस्तान का एक बहुत पुराना ख्वाब है, वो तो कभी पूरा होगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान ऐसे ही एक्सपोज जरूर होता रहेगा। इसी परेड में आज इमरान खान की भी खूब बेइज्जती हुई और उन्हें संकेत दे दिया गया कि अब उनके जाने का वक्त। पाकिस्तान डे परेड यानी वो दिन जिस दिन पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ। वैसे तो पाकिस्तान में जो सेना चाहती है वही होता है, लेकिन दिखावे के लिए एक संविधान है जिसकी धज्जियां। तो इसी पाकिस्तान डे परेड में आज इमरान खान का सामना जनरल बाजवा से हुआ। इमरान खान जब स्टेडियम में पहुंचे तो आंखों के भाव छुपाने के लिए आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। ये जो नीचे सेना के अधिकारी उनसे मिल रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना के चीफ नहीं है, बल्कि मामूली अधिकारी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ऊपर थे मंच पर। इमरान को रिसीव करने भी नहीं आए, वो ऊपर ही खड़े रहे अपनी जगह पर। इमरान के हाथ में वो काले रंग की माला थी जिसे वो अक्सर जपते रहते हैं, जिसे तस्बीह कहा जाता है। ये तस्वीरें साफ साफ बता रही है कि पाकिस्तान में असली किंग कौन है। इमरान जैसे ही मंच पर आए सीधे बाजवा से मिलने जाने लगे। तभी ख्याल आया कि प्रोटोकॉल है, पहले सलामी लेनी होगी। फिर सलामी लेने के बाद अपने आर्मी चीफ की तरफ आए। आर्मी चीफ ने दिखावे के लिए ही सही उन्हें सलूट किया। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान सलामी के चबूतरे पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से मुसाफिर। इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की बग्घी आई। फिर आरिफ अलवी मंच पर गए, सबसे मिले। सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुसाफा कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने फिर वही अपने प्रधानमंत्री का ही घिसा पिटा राग अलापा। कश्मीर के बहाने इस्लामोफोबिया की बात की। इमरान एक कोने में अलग थलग बैठे हुए थे। परेड खत्म होते ही वो जाने लगे, लेकिन जनरल बाजवा तब भी नहीं थे। परेड वेन्यू से तशरीफ ले जा रहे हैं। बाजवा नीचे खड़े हुए थे। इमरान बाजवा को टाटा बाय बाय करने चले गए। बाजवा ने इमरान को बहुत तबीयत से कुछ बातें समझाई। वो लगातार इमरान खान को कुछ ना कुछ कह रहे थे। गौर से देखिए, बाजवा कैसे बड़ी तल्लीनता से कुछ समझा रहे हैं। तभी इमरान की कार आई और बाजवा ने उन्हें रुखसत कर दिया। इसके बाद आई वो तस्वीरें जिन्हें देखकर समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में चलती किसकी है। जो काम इमरान खान को करना चाहिए था, वो कमर जावेद बाजवा कर रहे थे। वो आम लोगों से, बच्चों से, महिलाओं से मुलाकात कर रहे थे। तभी कुछ आर्मी के जवान उनके आड़े आ रहे थे। जनरल बाजवा ने उन्हें डांटकर किनारे भी किया और फिर वो पाकिस्तान के नौजवानों और बच्चों से मिलने लगे। तो देख लिया, हम तो बार बार यही कहते हैं कि असली ताकत तो वहाँ पर सेना ही है और वो दिख भी रहा है। अब रूस और यूक्रेन में असली ताकतवर कौन है, क्योंकि जंग छिड़े हुए आज करीब 700 घंटे पूरे होने वाले हैं। दोनों ही सेना एक दूसरे पर हमला कर रही है। जंग कब खत्म होगी कोई नहीं बता सकता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने थोड़ी देर पहले फ्रांस की संसद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस से ये कहा कि वो रूस के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाए। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की कंपनियों से रूस में कारोबार बंद करने की मांग की। आपको ये बता दूं कि ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा भी दिए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप दौरे पर रवाना हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या बाइडेन यूरोप में छिड़ी इस सबसे बड़ी जंग को रोक पाएंगे? कब खत्म होगी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग? कब रुकेगी यूक्रेन के शहरों पर हो रही रूस की बमबारी?
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस यूक्रेन की जंग को रुकवा पाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने 4 दिनों के यूरोप दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वो पोलैंड जा रहे हैं, यानी बाइडेन युद्ध के मैदान के बेहद करीब रहेंगे। लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने रूस पर केमिकल हमला करने की प्लानिंग का बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि रूस की तरफ से लगातार इस बात से इनकार किया जा रहा है कि वो रासायनिक हमला कर सकता है, लेकिन पारंपरिक हमले को उसने और ज्यादा तेज जरूर कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाला हमला दिखाया है। वीडियो में किए गए दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को अपने मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मिसाइल हमले में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बर्बाद हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उनकी सेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले को दिखाया गया है। इसमें 3 बेस्टियो मिसाइल को फायर करते हुए देखा जा सकता है। ये मिसाइल भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही है। इस वीडियो में रूसी नेवी के जहाज से कैलिबर मिसाइल हमले को भी दिखाया गया है। एक के बाद एक 7 मिसाइलों के फायर होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि आसमान में धुएं की 7 लकीरें दिख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 28 दिन हो चुके हैं। कई बड़े इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी भी यूक्रेन उसके हाथ नहीं आया है। यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। सवाल यह है कि आखिर रूस लड़ाई को इतना लंबा खींच क्यों रहा है? ये जो रूस की जो है एक ट्रेडिशनल जो उनकी पारंपरिक जो युद्ध शैली है कि वो एक लंबे समय तक युद्ध करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब नेपोलियन के खिलाफ युद्ध हुआ था उस वक्त भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए। उनका ये मानना होता है कि दुश्मन कर जब भी अगर वो अटैक करे तो वो इस तरह से करते हैं कि वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए, और उसी के लिए इतना लंबा युद्ध जो है हम लोग देख रहे हैं। रूसी सेना अपनी इस रणनीति के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चुन चुनकर वो यूक्रेनी ठिकानों पर जोरदार हमला कर रही है, फिर वो चाहे मिसाइल से टारगेट को उड़ाना हो या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए दुश्मन के ठिकाने को तबाह करना हो। हालांकि यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि उसने रूसी सेना में बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन जिन इलाकों पर रूसी सेना का कहर टूट रहा है उनकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि रूसी हमला कितना भयानक है। अब सवाल ये है कि ये जंग रुकती है या फिर ज्यादा भड़कती है। बाइडेन 4 दिन यूरोप में रहने वाले हैं, उन पर भी नजर रहेगी और वो इस युद्ध को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो इस युद्ध को रोक पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।